हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में फैंग परिवार के एक ओल्ड मैन की डेथ हो गई होती है और उन्हीं का फ्यूनरल चल रहा होता है। तभी वहाँ पर सू रोते हुए आती है और मिस्टर फैंग की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए बोलती है, आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? इस विधवा की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही ये लाइन मिसेस फैंग और उनका बेटा सुनता है तो मिसेस फैंग तो जोर जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर देती हैं और अपने मरे हुए पति को गालियां देने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धोखा देने की? मिसेस फैंग अपने बेटे जी को जल्दी से सू को पकड़ने के लिए बोलती है। उसके हाथ में उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन सू इधर उधर भाग रही होती है, जिस चक्कर में वो सारी चीजें गिरा देती है। एक्चुअली में सू एक एक्ट्रेस होती है, मूवीज में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। इसके बाद सू एक होटल में जाती है जहाँ पर वो एक कपल को झगड़ा करते हुए देखती है। लड़का उसे ब्रेकअप करना चाहता था पर लड़की ब्रेकअप करने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर सू को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो उन्हें देखते देखते उनके करीब चली जाती है, पर तभी ये दोनों कपल उसे देख लेते हैं। सू उन्हें ऐसा देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यूचन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मैं ना पहले से शादीशुदा हूँ और ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर रोंग तो शौक ही हो जाती है। सू पहले तो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसकी एक्टिंग का कीड़ा जाग जाता है और वो यूचन की वाइफ होने का नाटक करना शुरू कर देती है। जिसके बाद रोंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोंग के वहाँ से जाते ही सू बोलती है, चलो जल्दी से मेरे 1 बिलियन मुझे दे दो। तो यूचन उसे एक कार दे देता है। एक्चुअली में यूचन ने ही सू को हायर किया था ताकि वो उसका रोंग से पीछा छुड़वा सके। यूचन सू से पूछता है, तुम क्या करती हो? सू तो उसके सामने अपना एक बोर्ड रख देती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि वो एक एक्ट्रेस है और वो 1 घंटे का कम से कम 10,000 युआन लेती है। यूचन उसे बोलता है, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? मैं तुम्हें 1 साल के लिए काम दूंगा और अपने साथ रखूंगा। वो बोलती है, अरे मैं अपनी कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तुम कितने ज्यादा बदतमीज और घिनौने इंसान हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूचन बोलता है, मैं तुम्हें ना 10 मिलियन दूंगा। ये सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर यूचन एक चेयर पर बैठा होता है और उसके चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही होती है। ये देखकर सू का मन तो एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है और वो उसके ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। यूचन उसे 10 मिलियन का कार्ड देकर बोलता है, ये सिर्फ एक डिपॉजिट है, वो भी सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। मैक्सिन में ये दोनों सिविल ब्यूरो के बाहर होते हैं। एक्चुअली में इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। तभी रोंग भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है, मैंने आपकी मॉम से पूछा है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई वाइफ है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यूचन बोलते हैं, क्योंकि मेरी मॉम को इस बारे में नहीं पता है। रोंग बोलती है, मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद यूचन रोंग की तरफ इशारा करता है एक्टिंग करने के लिए। जिसके बाद वो तो शुरू हो जाती है और वो रोंग को आके आकर बोलती है, क्या मैं तुमको नजर नहीं आ रही हूँ जो तुम बोले जा रही हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं है? रोंग बोलती है, मैं तुम लोगों पर कैसे यकीन करूँ? वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोलती है, देखो अब तो यकीन हो जाएगा ना? ये देखकर रोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम ना एक चालाक लोमड़ी हो, पता नहीं तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए होंगे। सू बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हारे बंदे को फंसाने के लिए सबसे पहले उसकी आंखों की तरफ देखा और उसको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। जिसके बाद मैं उसके करीब गई और फिर वो यूचन की टांग उठाकर बोलती है, बस उसके बाद हमने 1 नाइट स्टैंड किया। ये सुनकर रोंग तो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन सू पीछे हो जाती है और वो थप्पड़ बेचारे यूचन को पड़ जाता है। यूचन तो पूरी तरीके से शॉक ही हो जाता है। रोंग बोलती है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी। सू बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पति पर हाथ उठाने की? कितना ज्यादा मासूम है ये। और उसके फेस को पकड़ लेती है और किस करने के लिए उसके करीब जाने लगती है, लेकिन यूचन उसे रोक देता है। ये सब देखकर रोंग तो गुस्से में वहाँ से चली ही जाती है। उसके जाते ही सू बोलती है, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा पेमेंट दे दो। यूचन बोलता है, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने पिट गया और तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमको नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हें मोरल सपोर्ट तो देना चाहिए? पैसे मांग रही हो। सू बोलती है, ठीक है तो मैं तुम्हें मोरल सपोर्ट दे देती हूँ और वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और यूचन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ये उसे किस नहीं करती। तो बेचारे यूचन के मूड की बैंड बजा देती है।
दूसरी तरफ रोंग को दिखाया जाता है जो यूचेन की मोम से मिलने के लिए आई होती है। वो बोलती है आंटी उस लड़की ने ना मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की, वो एक नंबर की गवार है। मोम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मेरे बेटे ने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। रोंग उन्हें सू के खिलाफ बहुत ही ज्यादा भड़का देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे को कॉल करती है और उसे बोलती है मुझे अभी की अभी तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिलना है, इसलिए जल्दी से जल्दी होटल में पहुंचो। इधर सू उस होटल में पहुंच जाती है। तभी उसे अपना सौतेला भाई वहां पर मिल जाता है जो उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहा होता है। तो सू भी उसे एक झापट लगा देती है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, अभी भी हमारा 10 मिलियन तुम्हें देना है, भूलो मत। उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। और उसे प्रोस्टिट्यूट बोलकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है। आन उसे बोलता है अच्छा तो तुम वो इंसान हो जिसके साथ आज मेरी बहन सोने वाली है, चलो जल्दी से पैसे निकालो, इस तरीके से तुम फ्री में मेरी बहन के साथ नहीं सो सकते हो। ये सुनकर यूचेन का मैनेजर उसे एक पंच लगा देता है। पंच खाने के बाद भी वो बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं ना गू ग्रुप का एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं चाहूँ ना अभी तुम लोगों की बैंड बजवा सकता हूँ। ये सुनकर यूचेन अपने मैनेजर को बोलता है इसे जल्द से जल्द गू ग्रुप से फायर करवाओ और साथ ही बैन लगवा दो कि ये इस होटल में घुस भी ना पाए। लेकिन हैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। वो आते ही उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और यूचेन को बोलता है बॉस मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। जिसके बाद वो हान और उसके दोस्तों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। ऊपर से ये सारी चीजें रोंग ने देख ली होती है और वो यूचेन की मोम को जाकर ये सारी बातें बता देती है। इसके बाद सू और यूचेन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो मोम तो उनसे पहले से ही चिड़ी हुई होती है। सू उनको गिफ्ट देती है। मोम बोलती है बड़ी आई मेरे ही बेटे के पैसों से मुझे ही गिफ्ट देने वाली, तुम होती कौन हो। यूचेन बोलता है मॉम ये मेरी वाइफ है, आज से मेरे पैसे इसके पैसे है ना। रोंग बोलती है आंटी ये लड़की ना कोई आम लड़की नहीं है, ये ना एक प्रोस्टिट्यूट है, मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी है। सू यूचेन को बोलती है देखो ना हस्बैंड किस तरीके से ये लड़की मेरी इंसल्ट कर रही है। यूचेन रोंग को बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी मॉम बोलती है मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है। यूचेन उसे बोलता है तुम ना बैरी होने के साथ ना पागल भी हो, तुमने जो कुछ सुना और जो कुछ देखा वो सब कुछ गलत था। बोलती है हस्बैंड क्या सच में ये बैरी और अंधी है, मुझे तो लगता है दिमाग से पैदल है, इसे ना यहाँ नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। तभी रोंग खड़ी हो जाती है और बोलती है आंटी देखो ना ये मुझे किस तरीके से बोल रही है। तो सू भी खड़ी हो जाती है, देखो ना हस्बैंड ये मुझे कैसे बोल रही है। यूचेन की मॉम उसे बोलती है तुम ना इस लड़की से ब्रेकअप कर लो। वो बोलता है अरे मॉम मैं ब्रेकअप कैसे कर लूँ, मैंने इससे शादी कर ली है। वो बोलती है तुम कितने बुरे बेटे हो, तुमने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली, चलो जल्दी से इस लड़की को डिवोर्स दे दो। इसके बाद मॉम बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। रोंग उनकी परवाह करने की एक्टिंग करने लग जाती है। यूचेन बोलता है मॉम नाटक करना बंद कीजिए, चुपचाप उठ जाइए, जिस पर वो उठ भी जाती हैं। रोंग बोलती है आंटी मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ और वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। मॉम बोलती है देखो ये लड़की कितनी ज्यादा अच्छी है और अपनी वाइफ को देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े आराम से बैठी हुई है। तभी वहाँ पर भागते हुए जीफेंग आ जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद यहाँ पर कुछ हो गया है। जीफेंग को देखते ही सू से पहचान जाती है और जल्दी से अपना मुखड़ा छुपा लेती है। जीफेंग बोलता है मैं ना बगल वाले रूम में था, मुझे चिल्लाने की आवाज आई, मुझे लगा यहाँ पर कुछ हो गया है। यूचेन बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस मेरी मोम है जो चिल्ला रही हैं। एक्चुअली में ये दोनों आपस में ना बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। यूचेन उसे बताता है मैंने ना शादी कर ली है, ये देखो मेरी वाइफ से मिलो। और वो सू को पकड़कर उठाने लग जाता है। सू जीफेंग से मिलती है। जीफेंग उसे देखते ही बोलता है मैंने ना तुमको कहीं पर देखा है। वो बोलती है मेरा फेस ना बहुत ही ज्यादा लोगों से मैच करता है। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें ना पहले से जानता हूँ। सू जीफेंग से बात करते हुए अपने फेस को कवर करने की कोशिश कर रही होती है। यूचेन उसे बोलता है तुम इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तभी जीफेंग बोलता है तुम ही हो वो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन फिर बोलता है अरे तुम वो नहीं हो। तभी पीछे से यूचेन की बम बोलने लग जाती है यहाँ पर किसी को भी पड़ी नहीं है कि मैं जीऊँ या मरूं। जिसके बाद यूचेन उनके पास आ जाता है। मॉम बोलती है गो परिवार में सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है, या तो वो रहेगी या तो फिर मैं रहूंगी।
ये देखकर सू बोलती है चलो मैं ताजी हवा खा कर आती हूँ, और वो बाहर चली जाती है। इसके बाद वो होटल में घूम रही होती है, पर रोंग उसे देख लेती है। रोंग जल्दी से यूचेन की मॉम के पास आती है और उनको दवाई देती है। इधर सू अचानक से एक वेटर से टकरा जाती है और उसके कपड़ों पर पानी गिर जाता है। वेटर उसे बोलता है आप चाहो तो कपड़े चेंज कर सकती हो मैडम, लेकिन वो नो बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर वो सोचती है अगर मैं इस तरीके के कपड़ों में गई तो मेरी इमेज यूचेन की मॉम के सामने और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए वो वेटर से पूछती है क्या होटल में कपड़े चेंज करने के लिए कोई जगह है। जिसके बाद वेटर उसे एक रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है इसमें आपको कपड़े मिल जाएंगे। जिसके बाद वो रूम के अंदर आ जाती है और वहाँ पर पहले से ही एक ड्रेस रखी होती है। लेकिन फिर वो सोचती है उसको मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो उसका अपना नाम बताया भी नहीं था। लेकिन तभी वो आदमी उसको बेहोश कर देता है। इधर ये सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। जीफेंग बोलता है भाई बहुत ज्यादा देर हो गई है, भाभी अभी तक खाना खाकर क्यों नहीं आई। वो बोलता है चिंता मत करो थोड़ी ही देर में वो आ जाएगी। रोंग बोलती है मैंने ना उसे एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था, जिसके बाद वो उसके साथ रूम में चली गई। यूचेन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। रोंग बोलती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम रूम में जाकर देख सकते हो। इसके बाद वो सभी लोग उस रूम के अंदर आते हैं और आते ही देखते हैं कि वहाँ पर सू की ड्रेस पड़ी होती है। ये देखकर यूचेन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही ब्लैंकेट को हटाता है तो वहाँ पर कोई और ही कपल होता है। तभी रूम के अंदर सू भी आ जाती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है। रोंग बोलती है इस रूम में तो तुमको होना चाहिए था। सू बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस रूम में होना चाहिए था। रोंग बोलती है मैंने ना तुमको किसी से बात करते हुए देखा था, मुझे लगा तुम्हारे दोस्त होंगे। सू बोलती है लेकिन इस होटल में ना मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। रोंग तो घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। सू और यूचेन भी उस कपल से माफी मांगकर रूम से बाहर आ जाते हैं। यूचेन उससे पूछता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिस पर सू रूम का नंबर चेंज कर देती है और बोलती है चलो मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। इसके बाद वो उसे सामने वाले रूम में लेकर आ जाती है जिसमें वो वेटर बंधा हुआ होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वेटर उसे टच करने वाला था, पर तभी उसे होश आ जाता है और उसकी बैंड बजाने के बाद वो दोनों रूम्स के नंबर चेंज कर देती है। यूचेन बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को ना मैं खुद ही संभालूंगा। वो बोलती है ठीक है पर पहले मेरे पैसे दो। वो पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो तुरंत ही 1 मिलियन बोल देती है। वो बोलता है ठीक है इस पर हम घर चल कर बात करेंगे। वो पूछती है इसका क्या मतलब है। वो बोलता है अब हम एक कपल है इसलिए हमको एक घर में रहना चाहिए। इधर रोंग यूचेन की मॉम के सामने तस्वीर भा रही होती है, लेकिन यूचेन की मॉम उसे बताती है मुझे पता चला है कि उन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट ना नकली है। इधर ये दोनों घर पर आ चुके होते हैं। सो घर में आते ही सबसे पहले उन दोनों का एक फोटो रखती है। इसके बाद वो वहाँ पर अपने अंडरगारमेंट्स फैला देती है और फिर अपने कुछ बाल भी रख देती है और बोलती है अब ये सच में एक कपल का घर लग रहा है। यूचेन उसे बोलता है तुम तो सच में एक प्रोफेशनल हो। तभी वो सोफे से टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन यूचेन उसे पकड़ लेता है। तभी डोरबेल बजती है तो यूचेन जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर रोंग खड़ी हुई होती है। उसे देखते ही यूचेन बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तभी सू अंदर से नाइटी पहन कर आ जाती है। उसे देखते ही रोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सू यूचेन को टच करते हुए बोलती है ये औरत फिर से हमारे घर पर आ गई, लगता है इसे जरा सी भी शर्म नहीं है। रोंग बोलती है मुझे ना तुम दोनों पर जरा भी विश्वास नहीं है और वो सीधा घर के अंदर आ जाती है और जैसे ही वो उनकी फोटो को देखती है तो पूछती है ये सब क्या है। सू यूचेन को अपने करीब कर बोलती है ये हम दोनों की एक प्यारी सी तस्वीर है। ये सुनकर रोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में सू का अंडरगारमेंट आता है तो उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। सू एक्टिंग करने लग जाती है देखो ना हस्बैंड ये क्या कर रही है, वैसे आपने इसको बाहर क्यों छोड़ा। रोंग चिल्लाने लग जाती है तुम ना पागल हो चुके हो। सू से बोलती है तुमको नहीं लगता तुम्हें एक कपल को एक साथ छोड़ देना चाहिए। इस पर रोंग गुस्से में चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। सू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यूचेन उसे बोलता है कल से तुम मेरे साथ कंपनी में चलना और वहाँ पर काम करना। अगले दिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू काम करने की बजाय अपना टाइम पास कर रही होती है। तभी एनी नाम की एक एम्प्लॉय आती है और वो सू के सामने फाइल्स का ढेर रख देती है। यहाँ पर टाइम पास करना बंद करो और काम करो। इसके बाद वो रोंग से जाकर मिलती है। एक्चुअली में उस एम्प्लॉय ने ये सब कुछ रोंग के कहने पर ही किया होता है। रोंग बोलती है जितना हो सके उतना उसकी लाइफ को मुश्किल बनाती जाओ।
लेकिन सू तो काम करने की बजाय सो रही होती है, वो भी अपनी आंखों पर पेपर लगाकर। तभी वहाँ पर एनी एक दूसरी लड़की के साथ आती है और आते ही उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने अभी तक काम नहीं किया, इस काम को ना आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करो। तभी एक और लड़की जो वहाँ बैठी होती है, लियू, वो बोलती है ये काम ना बहुत ही ज्यादा है, क्या मैं इसकी मदद कर दूं? एनी बोलती है लगता है तुम्हारे पास बहुत ही कम काम है, रुको मैं तुम्हें और काम देती हूँ। एनी सू को सुनाने लग जाती है, तुम ना एक कम पढ़ी लिखी लड़की हो और उसके पौधे की पत्तियों को तोड़ देती है। सू को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे पौधे को टच करने की। एनी तो उसके पौधे को उखाड़कर जमीन पर फेंक देती है। सू भी उस पौधे को उठाकर एनी के मुंह पर रगड़ देती है। इसके बाद एनी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है। सू बोलती है मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि मैं यहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाती हैं। एनी बोलती है तुम कम पढ़ी लिखी लड़की हो, भला तुमसे प्रेसिडेंट शादी कैसे कर सकते हैं? जिस पर वो अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाती है, जो देखकर एनी तो शौक हो जाती है। लेकिन दूसरी लड़की बोलती है ब्लैक कार्ड होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो सकता है तुमने कहीं और से उठाया हो, और अगर तुम प्रेसिडेंट की वाइफ होती तो भला यहाँ पर क्या कर रही होती, वो भी इतनी छोटी सी पोस्ट पर। सू बोलती है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जाकर उनसे ही पूछ लो ना। जिसके बाद एनी रोंग के पास आती है। रोंग उसे बोलती है यूचन की मॉम ने बोला है वो जल्दी इसे घर से बाहर निकाल देगी, उसके बाद मैं यूचन की वाइफ बन जाऊंगी, तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इधर लियू सू को बोल रही होती है क्या तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो, तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो ना। तभी एनी आकर उसे बोलती है भले ही तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो पर तुम्हें यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, रात को एक मीटिंग है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रात में उस मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एनी सू को अपने साथ लेकर आ जाती है और वो उसको मिस्टर वोंग के पास बिठा देती है ड्रिंक करने के लिए। सू समझ जाती है जरूर ये इन लोगों की कोई चाल है और वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है और 4-5 शॉट मारने के बाद वो उन दोनों आदमियों को भी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवा देती है। जिसके बाद एक बंदा तो यहाँ पर बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद वो उसे उठाकर बाहर फेंकने के लिए जाती है। मिस्टर वोंग एनी से पूछते हैं ये सब कुछ क्या है। एनी बोलती है उसकी कैपेसिटी ना थोड़ी ज्यादा है पर मेरे पास आपके लिए कुछ और है। जिसके बाद वो अपने बैग से एक पाउडर निकालती है और उसे सू की ड्रिंक में मिला देती है। तो जैसे ही वापस आकर उस ड्रिंक को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ यू चैन सू को ही कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर ही नहीं लगता। तभी वहाँ पर उसे लियो मिल जाती है। यूचन उसे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। लियो बता देती है उसको तो एनी और उसकी दोस्त जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई है। इधर मिस्टर वोंग सू को कार में डालते हैं और वह दरवाजा बंद करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर यूचन आ जाता है और बोलता है जनाब आप मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। मिस्टर वोंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, और मैनेजर उसे खींच कर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद यू चैन सू को उठाकर अपनी कार में ले आता है। सू नशे में होती है इसलिए वो उसे टच करने लग जाती है, इवन वो तो उसके ऊपर चढ़ भी जाती है। वो उसे किस भी कर रही होती है। यू चैन उसे रोकता है और ड्राइवर से पूछता है घर अब कितनी दूर बचा है। ड्राइवर बताता है आधा घंटा लग जाएगा बॉस। जिसके बाद वो सू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती तो वो भी उसे किस कर लेता है। घर पर आने के बाद वो उसे बाथ टब में डाल देता है और जाने लगता है लेकिन सू तो उसे भी पानी में खींच लेती है। इसके बाद सू उसको इधर उधर टच करने के बाद काट लेती है। अगली सुबह जैसे ही सू की आंखें खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है और उसके सामने यूचैन होता है। वो जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है और फिर यूचैन से पूछती है कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। यूचैन उसके करीब आकर बोलता है अब हम ना रियल में हस्बैंड वाइफ हैं। ये बोलकर वो तो वहाँ चला जाता है। इसके बाद वो जल्दी से टाइम चेक करती है और कंपनी में पहुँचती है जहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लियो से पूछती है कल रात क्या हुआ था। सू से बोलती है कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और बोलती है तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, किसी और आदमी के साथ सोकर आई हो और यहाँ पर इतनी ज्यादा सीधी बन रही हो। जिस पर वो बोलती है ये क्या बकवास है। तभी दूसरी लड़की आकर बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा घटिया हो, तुम दूसरे लड़कों के साथ हैंग आउट करती हो। सू बोलती है बकवास करने से कुछ नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है।
अगर नहीं है तो बकवास करना बंद करो। एनी बोलती है मैं ना तुम्हें इस जॉब से निकलवा सकती हूँ। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और बोलता है कौन किसको निकाल रहा है। एनी बोलती है बॉस ये लड़की ना दूसरे लड़कों को सेड्यूस करती है। यूचेन बोलता है ठीक है। तभी मैनेजर वहाँ पर वो सफेद पाउडर दिखा देता है, साथ ही वो वीडियो भी दिखा देता है जिसमें एनी सू की ड्रिंक में वो पाउडर मिला रही होती है। जिसके बाद ये दोनों घबरा जाती हैं। दूसरी लड़की सू के पास आती है और माफी मांगने लग जाती है, लेकिन एनी अपना सारा इंजाम मिस्टर वोंग के ऊपर डाल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वांग भी आ जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की ना झूठ बोल रही है, इसने तो मुझे बताया भी नहीं था कि ये लड़की आपकी वाइफ है। सिर्फ इतना कहा था कि हम एक लड़की को लेकर आएंगे और आपको उसके साथ हैंग आउट करना है। यूचेन एनी को बोलता है मैं तुम्हारा ट्रांसफर ना अफ्रीका की ब्रांच में कर रहा हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद वो सू को बाहर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है कंपनी के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। वो बोलती है ये तो एक छोटा सा मैटर है। वो उसे अपने करीब खींच कर बोल रहा होता है अगर अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मुझे याद से बता देना। अगले दिन सू यूचेन के लिए खाना बनाती है, लेकिन यूचेन बोलता है मैं ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सू से रोक के बोलती है मैं दोबारा बना देती हूँ, बस तुम 10 मिनट वेट कर लो। यूचेन जैसे ही वहाँ से जाता है ये बंदी खाना बनाने की बजाय खाना ऑर्डर कर देती है। यूचेन किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो किसी ब्रदरहुड पार्टी में जाने की बात कर रहा था। सू यूचेन को खाने के लिए ढूंढते हुए उसके स्टडी रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो उसकी एक फोटो देखती है जिसमें उसके साथ एक लड़की होती है। उस लड़की को देखकर वो सोचती है शायद ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है मैं खाने के लिए ना तुम्हें ढूंढने आई थी, मैंने तुम्हें आवाज दी लेकिन तुमने कोई जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और वो जाने लगती है, लेकिन बेचारी दरवाजे से टकरा जाती है। सू रूम से बाहर आ जाती है। यूचेन उस फोटो की तरफ प्यार से देख रहा होता है, क्योंकि उसके डैड ने मरने से पहले वो आखिरी फोटो क्लिक किया था। लेकिन सू को लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उतार रहा है, इसलिए वो रूम में आती है और पिलो को जोर जोर से मारने लग जाती है। अगर तुम्हारे पास पहले से गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे अपनी नकली वाइफ क्यों बनाया। लेकिन फिर बोलती है मुझे इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए हूँ ना, इसलिए मुझे बस पैसों के ऊपर ही फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही सू कंपनी में आती है तो वहाँ पर उसकी सौतेली मॉम भी आ जाती है। वो इससे पैसे मांगने लग जाती है। सू पूछती है तुमको कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो उंगली दिखाते हुए बोलती है पूरे 10 मिलियन। पर वो उसकी उंगली बाहर की तरफ घुमाती है और बोलती है जाओ यहाँ से सीधी बाहर जाओ, वरना जिस कार से मैं आई हूँ ना उसके टायर के नीचे तुम्हें दबोच दूंगी। जिस पर ये एक बुढ़िया गुस्से में भड़क जाती है और जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है। इस पर सू उसे एक कार देखकर वहाँ से दफा हो जाने के लिए बोलती है और सौतेली मॉम भी उस कार को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कंपनी में लियो सू को बोल रही होती है आजकल काम बहुत ही ज्यादा है, चलो आज रात कहीं बाहर चलते हैं रेस्ट करने के लिए। जिस पर वो के बोल देती है। रात में यूचेन को एक क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है। इसी क्लब में सू लियो के साथ आती है। सू से बोलती है क्या सच में ये रेस्ट करने की जगह पर है। लियो बोलती है क्लब से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है, लेकिन फिर बोलती है मुझे माफ करना मैं भूल गई थी कि तुम शादीशुदा हो। वो बोलती है कोई बात नहीं। ये दोनों मस्त क्लब में एंजॉय कर रही होती है। तभी जी फैंग की नजर सू पर पड़ती है और वो यूचेन को बोलता है भाई लगता है वो मेरी भाभी हैं। वो बोलता है तू नशे में है, तेरी भाभी ना अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए गई है। जिसके बाद वो उसे कॉल करता है और मैसेज करता है। सो वो कॉल का जवाब नहीं देती और रिप्लाई करती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ। लेकिन जी फैंग बोलता है भाई वो मेरी भाभी ही हैं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उन्हें पहचान पा रहा हूँ। जिसके बाद यूचेन भी उसे देख लेता है और उसके पास पहुँच जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो उसे खींचकर अपने दोस्तों के पास लेकर आ जाता है। तभी लियो अगर बोलती है ये सारी ना मेरी गलती है, इसमें सू की कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी। सू बोलती है मेरा प्रमोशन हुआ है ना इसीलिए हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे। यूचेन बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया तो ये मेरी गलती है। लेकिन वो उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। ये सब छोड़ो चलो चिल करते हैं। जिसके बाद वो उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। यूचेन को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है।
जिसके बाद उसके दोस्त यहाँ पर जीगी का जिक्र करते हैं। सो पूछती है ये जीगी कौन है। यूचेन के दोस्त बताते हैं जीगी ना यूचेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। कॉलेज टाइम से वो दोनों रिलेशनशिप में थे और अब जीगी वापस चाइना भी आने वाली है। दूसरा दोस्त उसे बोलता है चुप रहो, भाभी को बुरा लग सकता है। सो बोलती है मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर यूचेन भी आ जाता है। सो बोलती है चलो अब हमें चलना चाहिए। यूचेन उसे गुस्से में खींचकर साइड में ले जाता है और उसे बोलता है सबके सामने तुम दिखावा करती हो कि तुम मेरी कितनी ज्यादा बात मानती हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। सो बोलती है ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो बोलता है तुम प्रोफेशनल हो ना, तो तुमको इतना तो पता होना चाहिए मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। वो बोलती है ये रूल तुमने कब बनाया। तो बोलता है ये रूल ना मैंने अभी बनाया है। वो बोलती है तुम मेरे स्पॉन्सर हो, तुम सोच सकते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं। इन दोनों को यहाँ पर झगड़ते हुए हान भी देख लेता है और वो जल्दी से अपनी मोम को कॉल कर पूछता है आपको सू ने कितने पैसे दिए हैं। वो बताती है करीब 5 मिलियन। वो बोलता है जिस कार में वो आई थी मुझे उस कार का प्लेट नंबर चाहिए। मोम उसका नंबर बता देती है। इसके बाद ये दोनों माँ बेटे साथ में होते हैं। हान अपनी मोम को बताता है आपकी बेटी किसी और से नहीं बल्कि यूचेन से जुड़ी हुई है। मोम बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। हान बोलता है मोम मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने जो नंबर मुझे दिया था ना वो यूचेन की ही कार है। मोम बोलती है वो कमीनी कितनी चालाक है, इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी मुझे थोड़े से ही पैसे दिए, मैं अभी जाकर उससे पैसे लूंगी। लेकिन हान उसे रोक लेता है आप उसकी कंपनी में भी जा सकती हैं। अगले दिन सू जैसे ही कंपनी में आती है ये बुढ़िया पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है तुमने गु परिवार में शादी की है, तुम्हें बदले में जितना भी दहेज मिला है वो सारा पैसा भी तुमने अपने पास रख लिया, तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो। सो बोलती है मैंने उनसे दहेज के कोई भी पैसे नहीं लिए हैं। सुदेली मोम बोलती है उसने तुम्हें दहेज में 1 रुपया भी नहीं दिया तो उसके इतना अमीर होने का क्या फायदा। तुम झूठ बोल रही हो, अगर उसने दहेज नहीं दिया है तो इसका साफ मतलब है कि उसने कंपनी के शेयर्स तुम्हें दिए हैं। बताओ तुम्हारे पास कितने शेयर्स हैं। वो बोलती है अरे मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बोलती है तुम ना एक नंबर की बेवकूफ हो, तुमने उससे कोई पैसे नहीं लिए। अभी तुम यूचेन के पास जाओ और उसे बोलो ये कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दे, उसके बाद तुम ये कंपनी हान के नाम पर ट्रांसफर कर देना, साथ में तुम उसे एक विला और कार भी ले लो और वो सब भी तुम अपने भाई हान को दे देना। सू बोलती है लगता है बुढ़िया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हारे उस बेकार से बेटे के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करूँगी। तो बोलती है बकवास बंद करो, ये तो परंपरा है, हर कोई दहेज में ये सारी चीजें लेता है। सू बोलती है बस तुमको ही ये सही लगता है और उसे धक्का मार देती है और आज से मेरा तुम लोगों के साथ ना कोई भी रिश्ता नहीं है और मुझसे एक पैनी लेने के बारे में भी मत सोचना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है तो वो भी उसके पीछे जाती है और गार्ड उसे रोक देता है। तो वो बोलती है मैं सू की मोम हूँ। गार्ड बोलता है मैंने अभी अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद ये बुढ़िया कंपनी के बाहर भोपू लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और सू को कंपनी से बाहर आने के लिए बोल रही होती है। इन सब चीजों से परेशान होकर सू यूचेन से बात करने के लिए आती है पर वो उसे एक पार्टी का कार्ड देकर बोलता है आज रात ना तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद ये दोनों पार्टी में होते हैं जहाँ पर यूचेन किसी काम से चला जाता है। तभी वहाँ पर रोंग एक लड़की के साथ आ जाती है और वो लड़की सू की इंसल्ट करने लग जाती है। सू बोलती है तुमको क्या लगता है यूचेन ने तुम्हें क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बहुत सारी खामियां हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो सू को मारने वाली होती है लेकिन कावी उसे रोक कर बोलती है शांत हो जाओ बहन, ये दिखने से ही गरीब और अनपढ़ लगती है। रोंग बोलती है मैंने सुना है तुम्हारी मोम सारा दिन कंपनी के बाहर भोपू लेकर चिल्लाती रहती है, अगर मेरी ऐसी मोम होती ना मैं तो घर में छुप कर रहती, पता नहीं ये बेशरम यहाँ पर कैसे आ गई। कावी बोलती है क्योंकि इसकी चमड़ी ना बहुत ही ज्यादा मोटी है। वैसे भी तुमको किसने इनविटेशन दिया इस चैरिटी इवेंट में आने का। सो बताती है मुझे यूचेन ने बुलाया है। कावी बोलती है अगर तुम हमारे साथ बहस नहीं कर सकती हो तो बीच में यूचेन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मैं तो अपने पति का नाम लूंगी क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पति का फुल सपोर्ट है। कावी बोलती है ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, पता नहीं तुम कब तक यूचेन के साथ रहोगी। सो बोलती है मैं जब तक रहूंगी ना अच्छे से रहूंगी। तभी जीफेंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई भाभी के साथ ऐसे बात करने की। और फिर वो सू को बोलता है ये मेरी बहन कावी है, प्लीज तुम इसकी बातों का ना बुरा मत मानना। के बाद सू यूचेन के पास जाती है लेकिन वो देखती है जीगी यूचेन को हक कर
खड़ी है, इसलिए वो वापस आ जाती है। लेकिन इधर यू चैन जिगी को खुद से दूर कर देता है। सू जा रही होती है। जीफेंग उसे रोक कर पूछता है, भाभी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? क्या आपको यू चैन नहीं मिला? वो बता देती है कि अंदर वो क्या देख कर आ रही है। तभी यहाँ पर यू चैन भी जिगी के साथ आ जाता है। सू यू चैन को बोलती है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जिगी उसे रोक कर बोलती है, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ पर जा रही हो? सू वहाँ से चली जाती है। जिगी यू चैन को बोलती है, तुम्हारी वाइफ कितनी ज्यादा रूड है। यू चैन बोलता है, देखो मैं पहले से ही ना शादीशुदा हूँ, इसलिए पब्लिकली ऐसे मुझे टच मत करो। वो बोलती है, अच्छा तो मैं तुम्हें अकेले में टच कर सकती हूँ। इस पर जीफेंग को गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद सू कार में होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हें एक मरे हुए आदमी की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है और कल फ्यूनरल में जाना है। सू सोचती है, वैसे भी यू चैन की गर्लफ्रेंड आ गई है, इसका मतलब जल्दी हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा, तो मुझे अपने काम पर लौट जाना चाहिए। और वो उस काम के लिए ओके बोल देती है। जिसके बाद अगले दिन वो उस फ्यूनरल में पहुँच जाती है और उस मरे हुए लड़के की फोटो के सामने जाकर रोना शुरू कर देती है। उस बंदे की माँ पूछती है, तुम कौन हो? वो बताती है, मैं ना इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और वो रोते हुए उन्हें हक कर कर बोलने लग जाती है, आपके बेटे के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो मुझको आपसे मिलवा सके, मैं उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी वो देखती है कि यू चैन भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ गया है। उसको देखते ही जल्दी से वो अपना चश्मा पहन लेती है। क्योंकि वो लड़का वो ग्रुप में ही काम करता था, इसलिए मैनेजर उसकी मॉम को एक चेक देता है। उस लड़के की मॉम बोलती है, मैं इन पैसों का क्या करूँगी, मेरा तो बेटा ही नहीं रहा। और वो उन पैसों को सू को देने लग जाती है। यू चैन पूछता है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? उस बंदे की मॉम बोलती है, हाँ मुझे भी ये बात अभी पता चली है। और वो जबरदस्ती सू को चेक देने लग जाती है। लेकिन सू वो चेक नहीं लेती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यू चैन उसे पकड़ता है और रोक कर उसका चश्मा निकालता है और उसे बोलता है, तुम ना सुधरोगी नहीं। उस बंदे की मॉम बोलती है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? यू चैन बोलता है, मुझे माफ करना, मैं इस जगह पर आपको परेशान कर रहा हूँ। और वो सू को कंधे पे उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसे कार में लेके आने के बाद बोलता है, ये सब क्या बकवास कर रही थी? कुछ भी करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करो। सो बोलती है, मैं तो बस अपना काम कर रही थी, आज नहीं तो कल हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है? यू चैन पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलती है, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है तो ऑफ कोर्स अब तुम मुझे डिवोर्स दोगे ही ना। और डिवोर्स के बाद मैं बेरोजगार होकर घूमना नहीं चाहती, इसलिए बस मैं अपने काम की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो बोलता है, मैंने तो डिवोर्स के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन सू बोलती है, मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। पर यू चैन उसे किस कर लेता है तो सू उसे खुद से दूर कर देती है। मैंने देखा है तुमने अपने स्टडी रूम में अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो रख रखा है। यू चैन बताता है, वो फोटो ना मेरे डैड ने क्लिक की थी, इसीलिए मैंने रखी है, क्योंकि उस फोटो के बाद उनकी डेथ हो गई थी। सू बोलती है, तो उस रात मैंने जो देखा था वो क्या था? उसने तुम्हें बैक हक कर रखा था। यू चैन बोलता है, वो अचानक से आ गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, पर मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो। और फाइनली इन दोनों के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। यू चैन बोलता है, तुमने आज जो किया है ना, आज के बाद ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सू बोलती है, लेकिन वो मेरा काम है। यू चैन उसे एक फाइल देता है। सू उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे बोलती है, क्या सच में तुमने कंपनी के आधे शेयर्स मुझे दे दिए हैं? तो वो हाँ बोल देता है और सू खुश होकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद रोंग हान और उसकी मोम के पास आती है और उनसे पूछती है, सू का आप लोगों से क्या रिश्ता है? वो बोलती हैं, वो मेरी बेटी है और मैं उसकी सगी मोम हूँ। रोंग पूछती है, सू किस तरीके की लड़की है? हान बोलता है, वो ना बहुत ही ज्यादा घटिया और गिरी हुई लड़की है, वो एक प्रोस्टिट्यूट है, पता नहीं उसके कितने सारे स्पॉन्सर होंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो यू चैन की मोम को कॉल कर कर बोलती है, आंटी मुझे पता चल गया है कि सू किस तरीके की लड़की है। इसके बाद यू चैन की मोम रोंग के साथ ऑफिस में बहुत सारे रिपोर्टर्स को लेकर पहुँच जाती है और वो आते ही सू को सुनाने लग जाती है। वो उसकी फोटोज फेंक कर बोलती है, अब ये मत बोलना कि ये फोटोज भी झूठी हैं। तुमने कहा था कि तुम एनिमल शेल्टर में काम करती हो, तो ये किस तरीके की फोटोज हैं? रोंग बोलती है, आंटी क्योंकि ये एनिमल शेल्टर में नहीं बल्कि मैं शेल्टर में काम करती है, तभी तो इसके इतने सारे न्यूड फोटोज आम लोगों के पास हैं। सू बोलती है, आप मुझे गलत समझ रही हो।
यूचेन की मोम बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा गिरी हुई लड़की हो। अगर मेरे बेटे को तुम्हारी ये सच्चाई पता लग गई होती ना तो वो कब का तुम्हें डिवोर्स दे देता। आज मैं उसे सारी सच्चाई बता कर ही रहूंगी। तभी लियो बोलती है, आंटी जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। सू इस तरीके की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। यूचेन की मोम सू को बोलती है, मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को डिवोर्स भी दे दो। मॉम बोलती है, तुम नहीं जानते बेटे ये किस तरीके की लड़की है। वो बोलता है, मॉम शादी से पहले ही मैं इसके बारे में सब कुछ जानता था और ये एकदम प्योर है, मुझे बस इस बात से मतलब है और आज तक ना इसने कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं सू को कभी डिवोर्स नहीं देने वाला क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो सू को अपने केबिन में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, मुझे माफ कर देना। सू बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी यूचेन उसे किस करने वाला होता है पर सू को कॉल आ जाता है तो यूचेन रुक जाता है, लेकिन सू उसे किस कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सू जिगी से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। जिगी उसे पूछती है, क्या तुम्हें मेरे और यूचेन के रिश्ते के बारे में पता है। सू बोलती है, मैं ना उसके सभी रिश्तों के बारे में जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि अब तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे खुद यूचेन ने बताया है कि तुम दोनों का रिश्ता किस तरीके का था और फिर किस तरीके से तुम दोनों अलग हो गए, लेकिन अब उसको तुमसे जरा भी प्यार नहीं है। जिगी बोलती है, मैं बस कुछ सालों के लिए अब्रोड चली गई थी इसलिए उसकी आदत छूट गई है मुझसे, लेकिन वो मुझसे ही प्यार करता है। सू बोलती है, तुम जो मर्जी मानो लेकिन मुझे अब इतना पता है कि यूचेन के दिल में सिर्फ मैं हूँ। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, तभी जिगी उस पैर हटा देती है। सू गिरने वाली होती है लेकिन तभी यूचेन उसे बचा लेता है, लेकिन एक वेट्रेस के हाथ से यूचेन के ऊपर कॉफी गिर जाती है। यूचेन जिगी को बोलता है, सू ने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है ना, तो आज के बाद हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सू को लेकर वहाँ से चला जाता है। यूचेन की मॉम हान की मॉम से मिलती है और उन्हें 1 मिलियन देकर बोलती है, तुम अपनी बेटी को ना मेरे बेटे से अलग करो। लेकिन लालची बुढ़िया बोलती है, मुझे तो कम से कम 50 मिलियन चाहिए। यूचेन की मॉम उसे 30 मिलियन देकर बोलती है, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा ना तो बाकी के पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद सू घर पर यूचेन की टाई के साथ बड़े मजे से खेल रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे पास ना पैसों के लिए कॉल नहीं किया है, वो मसला तो हमारा मिस्टर गू ने सुलझा दिया है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया, आज से तुम अपना काम करना, मैं अपना करूंगी। अब हम दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मुझे तुमसे पैसों के मामले में कोई बात नहीं करनी है। सू बोलती है, क्या पहली बार आप पैसों को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात करना चाहती हैं? वो बोलती है, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती हूँ? सू बोलती है, अच्छा तो कहाँ पर आना है? वो बोलती है, कल 10 बजे घर पर आ जाना। कॉल कट करते ही वो बुढ़िया सामने खड़े आदमी को बोलती है, कल मैं अपनी बेटी को ना तुम्हें बेच दूंगी, 5 मिलियन तैयार रखना। अगले दिन सू अपनी मोम से मिलने के लिए घर पर आ जाती है। वो आते ही उसे खाना खाने के लिए बिठा देती है। पीछे से वो आदमी आकर उसके सर पर डंडा मारता है, जिस वजह से वो बेचारी तो बेहोशी हो जाती है। दूसरी तरफ यूचेन मैनेजर से पूछ रहा होता है, तू कहाँ पर है? मैनेजर बताता है, मैडम ने ना एक दिन की छुट्टी ली है। जिसके बाद यूचेन उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ आता है। तभी मेड आकर बताती है, मैडम आज अपनी मोम से मिलने के लिए उनके घर पर गई हैं। दूसरी तरफ सू को जैसे ही होश आता है तो उसके सामने ये बुढ़ा बैठा हुआ होता है। सू पूछती है, तुम कौन हो? वो बुढ़ा अपनी बत्ती से दिखाकर बोलने लग जाता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। सू समझ जाती है उसकी स्टेप मॉम ने फिर से एक बार उसे धोखा दे दिया और इस बुढ़े को बेच दिया। और उस आदमी से पूछती है, मेरी माँ ने तुमसे कितने पैसे लिए? वो बताता है, पूरे 5 मिलियन। वो बोलती है, सच में लगता है रकम बढ़ गई है। वो बोलती है, दरअसल पिछले 3 आदमियों से मेरी मोम ने ना 3 मिलियन ही लिए थे। वो बोलता है, क्या कहा? 3 आदमी? सू बोलती है, हाँ बिल्कुल। वो आदमी शौक होकर बोलने लग जाता है, इसका मतलब पहले तुम्हारी 3 शादियाँ हो चुकी हैं। जिस पर सू हाँ में जवाब देती है, और मैंने ना पूरे 33 बच्चों को भी जन्म दिया है। ये सुनकर वो आदमी तो सीधा खड़ा ही हो जाता है और बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? सू बोलती है, डॉक्टर ने मुझे कहा है अब मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। मेरी माँ ने सोचा होगा ये आखिरी बार है, लेकिन अब मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हूँ, इसलिए हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो आदमी बोलता है,
पहले मुझे तुम्हारी 3 शादियों के बारे में क्यों नहीं पता चला? वो बोलती है क्योंकि ये एक सीक्रेट था। अगर ये बात सबको बाहर पता चल जाती तो क्या तुम्हारी हिम्मत होती मुझसे शादी करने की? वो बोलता है तुम बात तो एकदम सही बोल रही हो, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर रखे हुए कप को तोड़ देती है और उसके एक टुकड़े से अपनी रस्सी को काटने लग जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ और भाई अपना सामान पैक कर कर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूचेन अपने मैनेजर के साथ आ जाता है। वो उनसे पूछता है सू कहाँ पर है। पहले तो ये नहीं बताते, लेकिन जैसे ही हान की पिटाई होती है तो वो बता देते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम जल्दी से उस बुड्ढे को कॉल कर कर बोलती है मेरी बेटी को लेकर आ जाओ। बुढ़ा बोलता है ब्लडी बीच, तेरी हिम्मत कैसे हो गई अपनी बेटी को मुझे बेचने की, जबकि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। वो बोलती है ठीक है ना, तो उसे वापस लेकर आ जाओ। दूसरी तरफ सू ने अपनी रस्सियों को खोल लिया होता है, लेकिन तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो वहाँ पर रखी हुई बोतल को उठा लेती है। तभी वो आदमी रूम के अंदर आता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूचेन सू को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है और बोलता है अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से पेट के निचले हिस्से पर गहरी चोट आई है, इस वजह से उन्हें आगे बच्चे होने में दिक्कत आएगी। ये सारी बातें रोंग भी सुन लेती है और जाकर सीधा यूचेन की मॉम को बता देती है, जिसके बाद वो टेंशन में आ जाती है अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इधर सू को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और उसके सामने यूचेन होता है। होश में आते ही मैडम अपना ड्रामा शुरू कर देती है, मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? यूचेन बोलता है ओ मैडम एक्टिंग करना ना बंद करो। तभी यहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है तो यूचेन उससे बात करने के लिए बाहर जाता है। मैनेजर उसे बताता है आपकी मॉम ने ना शेयर होल्डर की मीटिंग रखी है, जहाँ पर सभी को ये बात पता चल चुकी है कि अब आपकी वाइफ बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए बहुत सारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि आपको मिस सू को डिवोर्स देना होगा। वो बोलता है ये बात इतनी जल्दी मेरी मॉम को कैसे पता चल गई। इधर रोंग सू के पास आती है और उसे रिपोर्ट देकर बोलती है अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। ये देखकर सू को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। रोंग उसे बोलती है तुम्हारी वजह से ना यूचेन बर्बाद होने वाला है। सभी शेयर होल्डर चाहते हैं कि तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए, और अगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ तो यूचेन की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। जिसके बाद सू बोलती है ठीक है तो मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। उसकी ये सारी बातें रोंग भी रिकॉर्ड कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग उस पर दबाव बना रहे होते हैं कि वो मिस सू को डिवोर्स दे दे। तभी वहाँ पर रोंग भी आ जाती है और बोलती है सू तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई है, और वो सभी के सामने उस रिकॉर्डिंग को सुनाती है। यूचेन बोलता है मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला जब तक वो मुझे आकर नहीं बोलती, और मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है और बोलती है मैं भी तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। तभी यूचेन आकर उसे हक कर लेता है। सू बोलती है मैं जानती थी तुम ये सब कुछ अकेले संभाल सकते हो। बाकी सभी को बोलती है सिर्फ एक बच्चे के लिए आप लोग इतना ज्यादा बहस क्यों कर रहे हो। ये 2024 है, 90s नहीं। आज के जमाने में एक औरत का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकती है। यूचेन बोल रहा है तुमने सही कहा, हम बहुत सारे अनाथालय खोलेंगे और बहुत सारे बच्चों को गोद लेंगे, और हम दोनों कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी यूचेन की मॉम को चक्कर आने लग जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर सू उनके लिए खाना लेकर आती है। मॉम गुस्से में खाने को फेंक देती है। सू बोलती है मैं समझ गई, आपके लिए ना गुस्सा ज्यादा मायने रखता है। ठीक है आप गुस्से में खाना मत खाना और भूखी ही मर जाना, जिसके बाद ये गो परिवार मेरा हो जाएगा। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, बाहर जाकर मेरे लिए 2 अच्छी सी डिशेस ऑर्डर करो। जिसके बाद वो रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे मैनेजर मिलता है। वो मैनेजर से पूछते हैं यूचेन की मॉम को खाने में क्या पसंद है। मैनेजर उसे डिश का नाम बता देता है। जिसके बाद वो जाते ही उसकी मॉम के पास टिफिन रखती है और फिर एक अच्छा सा सॉन्ग लगा देती है और बोलती है ये डिश ना आपकी फेवरेट है। यूचेन की मॉम जैसे ही उस खाने को खाती है तो खुश हो जाती है और बोलती है ये ना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। सू बोलती है ये तो मुझे पता था कि मेरे हाथों में जादू है। वो बोलती है पर तुमने तो कहा था ये शेफ ने बनाया है। वो बोलती है वो शेफ मैं ही हूँ ना। तभी रोंग वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है सू उस खाने को लेकर आई है तो वो जल्दी से उसे डस्टबिन में फेंक देती है। यूचेन की मॉम बोलती है अरे ये खाना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। रोंग बोलती है आंटी आपको ये नहीं खाना चाहिए, आप बीमार पड़ सकती हैं।
क्या मालूम उसने इसमें जहर मिला रखा हो, और वो उसकी मोम को भड़काना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है और वो उसे बाहर खींच कर लेकर आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और वो उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। इधर रोंग हान के पास आ जाती है और उसे बोलती है, तुम मेरी सू से छुटकारा पाने में मदद करो, मैं तुमको और तुम्हारी मोम को यहाँ से भागने में मदद करूंगी और साथ ही बहुत सारे पैसे भी दूंगी। हान बोलता है, मुझे गु परिवार से पंगा नहीं लेना है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है और उसे ये काम करने के लिए फोर्स करती है। जिसके बाद वो आधी रात को अपनी ही बहन को उठवा लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूचेन की मोम सू का इंतजार कर रही होती है, वो कब उसके लिए खाना लेकर आएगी। तभी नर्स आकर बोलती है, शायद वो ट्रैफिक में फंस गई होंगी। यूचेन की मोम बोलती है, वो ना बहुत ही ज्यादा बुरी है। नर्स बोलती है, ऐसी बात नहीं है, आप बीमार थी ना, वो बाहर बैठकर आपका इंतजार कर रही थी होश में आने का, वो वाकई में बहुत ही अच्छी बहू है। जिसके बाद वो यूचेन को कॉल करती है और बोलती है, तुम्हारी वाइफ ना अभी तक मेरे लिए खाना नहीं लेकर आई है। इसके बाद यूचेन सू को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, तो वो उसकी लोकेशन पता करता है। इधर ये लोग सू को टॉर्चर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूचेन हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पर सू का इलाज चल रहा होता है और उसे ब्लड की जरूरत थी, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर रोंग आती है और सू का ब्लड ग्रुप उससे मैच हो जाता है। रोंग बोलती है, मैं उसे खून देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। इस पर यूचेन भी मान जाता है। फाइनली सू को ब्लड मिल जाता है और वो होश में आ जाती है और होश में आते ही सबसे पहले वो यूचेन को ढूंढने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ रोंग यूचेन को बोलती है, तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगा। यूचेन मना कर देता है। रोंग बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना ही होगा। रोंग जैसे ही सू को वहाँ पर आते हुए देखती है तो जल्दी से वो यूचेन को हक कर लेती है। सू जैसे ये नजारा देखती है तो उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूचेन उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रोंग उसे ऐसा नहीं करने देती। सू गलतफहमी में यूचेन को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यूचेन उसे उठाता है। इसके बाद यूचेन को पता चल जाता है कि हान पकड़ा गया है और हान उसे बता देता है कि ये सब कुछ उसने रोंग के कहने पर किया था। उसी तरफ जैसे ही सू को होश आता है तो वो वहाँ से एक मॉल में चली जाती है और यहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। यूचेन जैसे ही हॉस्पिटल में आता है तो मैनेजर उसे बताता है, मैडम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी वहाँ पर रोंग भी आ जाती है और वो यूचेन से चिपकने लग जाती है, लेकिन वो उसे खुद से दूर कर देता है। तुमने ही सू को किडनैप करवाया था ना। दूसरी तरफ सू को दिखाया जाता है, उसे होश आ जाता है। उसके सामने एक औरत थी जो कि उसे मॉल में से उठाकर लेकर आई होती है। वो औरत बोलती है, तुम्हारा पति कहाँ पर है। सू बोलती है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। वो औरत बोलती है, फिर तो बच्चे की देखभाल में काफी दिक्कतें आएंगी ना। सू बोलती है, कौन सा बच्चा। औरत बताती है, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो एकदम से चौंक जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर यूचेन आ जाता है, लेकिन सू उससे नाराज होती है और उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। इवन वो उसे डिवोर्स मांग लेती है। यूचेन उसको सारी सच्चाई बता देता है, रोंग ने क्या क्या शर्तें रखी थी, और इसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ देता है और बोलता है, अब सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो तुम डिवोर्स कैसे लोगी। वो बोलती है, तुम सच में एक बच्चे हो, क्या तुम्हें पता भी है सर्टिफिकेट के बिना भी डिवोर्स ले सकते हैं। यूचेन उसको हक कर लेता है और जैसे यूचेन को पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यूचेन सू को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है, लेकिन मॉम तो उससे बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। सू उन्हें मनाने की काफी ज्यादा कोशिश भी करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उन्हें अपना कंगन भी देती हैं और सू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यूचेन की मॉम सू को शॉपिंग कराने के लिए मॉल में लेकर आ जाती हैं। दूर से ये सब कुछ रोंग भी देख रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, इसलिए वो यूचेन की मॉम को ही उठवा लेती है। सू उनका कार में इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उनका किडनैप हो गया है। वो उन्हें बचाने के लिए जाती है पर वो उन्हें बचा नहीं पाती। इसके बाद यूचेन की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद सू अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में जाती है और वो उनके ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही होती है, लेकिन उसकी मॉम को कोई भी अफसोस नहीं होता। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। सू बैठी हुई होती है, तभी मैनेजर उसके पास आता है और बताता है, बॉस ना कंपनी में गए हैं, लेकिन तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसके सामने यूचेन होता है। वो उसे बताता है, तुमने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।